सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं विंड रिवर के बारे में। ये कहानी है एक वाइल्ड लाइफ ऑफिसर जो एक बेहतरीन शिकारी है और अब इस ऑफिसर के निशाने पर एक सीरियल किलर है जो पहले लड़कियों का बलात्कार करता है फिर उन्हें मार देता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की की आवाज सुनाई पड़ती है जो एक कविता पढ़ रही है। इसी बीच हम एक लड़की को बर्फ पे भागते हुए देखते हैं जिस लड़की ने जूते भी नहीं पहने। उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि वो किसी से डर करके भाग रही है। ये लड़की एक नेटिव अमेरिकन है, वैसे ही भागती रहती है इस सर्द रात में। तभी हमारे सामने अगले दिन का दृश्य आता है। हम एक शिकारी को देखते हैं जिसका नाम है कोरी लैम्बर्ट। कोरी एक वाइल्ड लाइफ ऑफिसर, उसके साथ साथ उसे माना जाता है कि वो सबसे बेहतरीन लोकल हंटर है। अभी उसके निशाने पर एक भेड़िया है। वो थोड़ी देर तक निशाना लगाता है और अंत में भेड़िए को मार करके लेकर के जाता है वाइल्ड लाइफ ऑफिस में। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है अपनी एक्स वाइफ से। वो यहाँ पर इसलिए आया है ताकि अपने बेटे से मिल सके जिसका नाम है कैसी। इन दोनों की शादी टूट चुकी है, फिर भी ये दोनों अभी भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। जिस तरीके से ये दोनों बातें करते हैं हमें देख करके पता लगता है कि ये दोनों एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं। कैसी की माँ थोड़े दिनों के लिए यहाँ से बाहर जा रही है, इसीलिए उसने यहाँ पर कोरी को बुलाया है ताकि वो कैसी को लेकर के उसके माँ बाप के पास चला जाए। कोरी ऐसा ही करता है, वो कैसी को लेकर के आता है उसके नाना नानी के पास। इसी बीच में उसकी बात होती है कैसी के नाना से। वो कोरी को बताते हैं कि एरिया खतरनाक होते जा रहा है, मेरे एक जानवर को किसी ने मार दिया है, वो भी बड़ी ही बेरहमी से। कोरी कहता है कि मैं उसे देखना चाहूंगा। वो जैसे ही जाकर के जानवर को देखता है उसे अगल बगल में कुछ पाँव के निशान नजर आते हैं। निशानों को देखने के बाद वो कहता है कि ये काम एक शेरनी का है जो अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पर आई थी इसे मार। वो धीरे धीरे फॉलो करने लगता है उन फुटप्रिंट्स को। थोड़ी देर के बाद उसे वही लड़की नजर आती है जिसे हमने शुरुआत में भागते हुए देखा था। इस लड़की की अब मौत हो चुकी है, उसके सर पे चोट का निशान है, उसका पूरा का पूरा शरीर जम चुका है। कोरी बड़े ही ध्यान से उसके पूरे शरीर को देखने लगता है और वो तुरंत इत्तला करता है यहाँ के पुलिस वालों को। वो इन्हें ये बात भी बताता है कि ये एक मर्डर केस है, यहाँ पर बहुत ही कम पुलिस वाले हैं, ये जगह एकदम से वीरान है। वो सबको कहता है कि तुरंत FBI को रिपोर्ट कर। जितनी जल्दी अगर FBI यहाँ पर आ जाए उतनी जल्दी वो इस गुत्थी को सुलझाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे सबूत मिल सकते हैं। पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं, वो तुरंत FBI को बता देते हैं इस बारे में। थोड़ी देर के बाद सारे लोग यहाँ पर चले आते हैं। हम FBI एजेंट को देखते हैं जिसका नाम है जेन और यहाँ पर एक लोकल शेरिफ भी है जिसका नाम है बेन। जेन पहली बार ऐसे किसी जगह पर आई हुई है। यहाँ आने के बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है। ये जगह बहुत ही ज्यादा सर्द है। जैसे ही कोरी इन चीजों को देखता है वो अंदर भेज देता है जेन को। तब केसी की नानी उसे कपड़े देती है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि कोरी की एक बेटी हुआ करती थी जिसकी उम्र इस मरी हुई लड़की जितनी ही थी, मगर उसकी मौत हो चुकी है। उसी के कुछ कपड़े यहाँ पर मिल जाते हैं जेन को। जेन उन कपड़ों को पहनती है। तब कोरी उसे लेकर के उस जगह पे जाता है जहाँ पर उस लड़की की लाश है। सारे लोग जब इस लड़की को देखते हैं तब इन्हें पता लगता है कि इस लड़की की उम्र महज 18 साल थी और इस लड़की का नाम है नैट। जेन बड़े ही ध्यान से उसके पूरे शरीर को देखती है। तब जेन को एहसास होता है कि इस लड़की का बलात्कार हुआ है और एक से ज्यादा लोगों ने इसका बलात्कार किया है क्योंकि इसके योनि से खून निकल रहा है। जेन जैसे ही नेटली के पैरों को देखती है वो कहती है कि ये लड़की किसी से भाग करके यहाँ पर आई थी, इसके पैर में जूते भी नहीं है, हमें इसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना चाहिए। अगल बगल में जितने भी घर हैं उनसे पूछताछ करनी पड़ेगी, ये इनमें से ही किसी घर से भाग रही थी। कोरी बताने लगता है कि यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी घर नहीं है, पास में 1-2 घर हैं लेकिन वो एकदम वीरान पड़े हुए हैं, एकदम टूटे हुए। फिर भी यहाँ का लोकल शेरिफ देख रहा है कि और कितने घर यहाँ पर हो सकते हैं अगल बगल में। कोरी कहता है कि ये किसी से भाग रही थी, भागती हुई वो चली आई यहाँ पर। यहाँ का टेम्परेचर -20 डिग्री था। थोड़े समय के बाद उसके लंग्स फट गए और वो नीचे गिर गई। तब उसके मुंह से खून बाहर आया, यानी कि वो बहुत देर से भाग रही थी, वो डरी हुई थी। ये एक मर्डर केस ही है। इन सारी बातों को सुनने के बाद जेन समझ जाती है कि कोरी बहुत ही समझदार और काबिल है। वो कोरी को कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी इस केस को सुलझाने में, क्या तुम मेरी मदद करोगे? कोरी कहता है कि वो सोच के बताएगा। जेन चली आती है वापस। थोड़े समय के बाद वो जाकर के मिलती है ऑटोप्सी वाले डॉक्टर से। डॉक्टर भी वही बातें कहता है जिन बातों को कोरी ने कहा था। डॉक्टर इस बात की पुष्टि कर देता है कि इस लड़की का 1 से ज्यादा लोगों ने बलात्कार किया है। जिन बातों को सुनने के बाद जेन का दिल दहल जाता है। वो कैसे भी उन मुजरिमों तक पहुंचना चाहती है ताकि वो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सके। तभी ये डॉक्टर कहता है कि ये कोई मर्डर नहीं है, नेटली ठंड के कारण मरी है। इन बातों को सुनने के बाद अब जेन भड़क जाती है, कहती है कि तुम्हें साफ साफ ये चीज नजर आ रहा है, उसके सर पे किसी ने हमला किया है और उसके बाद उसका बलात्कार भी हुआ है, तुम्हें इसे एक मर्डर घोषित करना ही पड़ेगा। डॉक्टर कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसकी मौत ठंड के कारण हुई है। इन सारी बातों को सुनने के बाद अब जेन परेशान होने लगती है क्योंकि अब वो FBI की बड़ी टीम को यहाँ पर नहीं बुला सकती अगर इसे एक मर्डर घोषित नहीं किया गया तो। अब जेन को यहाँ के लोकल शेरिफ के साथ ही काम करना पड़ेगा, लेकिन चाहे जो भी हो जेन यहाँ से जाना नहीं चाहती। थोड़ी देर के बाद वो शेरिफ के साथ पहुंचती है नेटली के घर पे। तब उसकी मुलाकात होती है नेटली के पिता से जिसका नाम है मार्टिन। वो एक के बाद एक मार्टिन से सवाल पूछने लगती है। मार्टिन अपनी बेटी के मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी है।
वो जेन के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। वो बार बार सवालों को इग्नोर करता है और एक वक्त के बाद परेशान भी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि कोरी भी यहाँ पर आ चुका है। जैसे ही मार्टिन कोरी को देखता है उसे गले से लगा करके रोने लगता है। मार्टिन जानता है कि कोरी की बेटी की भी ऐसे ही मौत हुई थी। वो बहुत देर तक रोते रहता है। कोरी मार्टिन से कहता है कि अपने इमोशंस को मत दबाओ, मुझे पता है कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। अगर तुम्हें रोना है तब तुम खुल के रो सकते हो, ये दुख बहुत ही बड़ा है। मार्टिन कहता है कि मेरे जीने का बस एक वही सहारा थी। मेरी पत्नी डिप्रेशन में है, वो बार बार अपनी जान लेने की कोशिश करती है। मेरा बेटा एक ड्रग एडिक्ट है। अगर मेरा कोई सहारा था तो बस वो नेटली भी, जो इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। अभी दुनिया मेरे लिए नहीं है। कोरी मार्टिन को कहता है कि तुम्हारे बेटे को जरूर पता होगा तुम्हारी बेटी के बारे में, कि आखिर वो किससे मिलती थी और इन चीजों में कौन से लोग शामिल हैं। इन बातों को सुनने के बाद मार्टिन कोरी से कहता है कि मुझसे वादा करो, अगर तुम्हें वो हत्यारा मिल जाए जिसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, तब तुम उसे जान से मार दो। मैं नहीं चाहता कि उस पर कोई भी कानूनी कार्यवाही हो। थोड़ी देर के बाद जेन, कोरी और लोकल शेरिफ, ये सारे लोग ढूंढने लगते हैं मार्टिन के बेटे को और पहुंच जाते हैं उसके घर पे। ये दोनों जाने लगते हैं दरवाजे की तरफ और कोरी बाहर से नजर रख रहा है। जैसे ये लोग दरवाजा खटखटाते हैं, नशे में धुत एक लड़का दरवाजे को खोलता है और पुलिस वालों को देखने के बाद परेशान होकर के उनके आंखों में स्प्रे डाल देता है ताकि यहाँ से भाग सके। वो भागने लगता है। ये दोनों अब कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। पीछे के दरवाजे से दो लड़के भागने की कोशिश करते हैं, तब कोरी उन्हें नीचे गिरा देता है। जेन को जैसे ही दिखना शुरू होता है वो बंदूक लेकर के घर के अंदर दाखिल होती है। तब एक लड़का उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। जेन अपने आप को संभालती है और बैक फायर करती है, तब वो लड़का मर जाता है। बाहर आने के बाद अब इनके पास दो लड़के बचे हुए हैं, जिनमें से एक लड़का नेटली का भाई है, उसका नाम है चिप। कोरी चिप को बताता है कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ। चिप फूट फूट के रोने लगता है। कोरी चारों तरफ देख रहा था, उसे कुछ और भी निशान नजर आए हैं। थोड़ी देर के बाद वो ये सारी चीजें जेन को भी दिखाता है कि और भी निशान है, हमें इन निशानों को फॉलो करना चाहिए। जब ये लोग निशानों को फॉलो करके आगे जाते हैं तभी इन्हें एक और लाश मिलती है, जिस लाश को आधा जानवरों ने खा लिया है और किसी ने जानबूझ के यहाँ पर लाश को फेंका था। लाश को ये लोग ऑटोप्सी के लिए भेज देते हैं और वापस आते हैं चिप के पास। उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं कि आखिर नेटली के लाइफ में क्या चल रहा था। चिप बताता है कि वो अपने से बड़े एक लड़के को डेट कर रही थी, जो पासी की ड्रिलिंग कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड है। अब सब लोग उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ कोरी पहुंचता है अपनी पत्नी विल्मा के पास। विल्मा को लगने लगा था कि इनकी बेटी को जिसने मारा है उसी ने शायद नेटली को भी मारा है। कोरी इसी बारे में विल्मा से बात करना चाहता है। वो विल्मा को कहता है कि नेटली की मौत से हमारी बेटी का कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात विल्मा को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। उसे कैसे भी अपनी बेटी के कातिलों के बारे में पता लगाना है। वो गुस्से में दरवाजा बंद कर देती है और कोरी वापस चला आता है घर। तभी जेन वापस आती है और बताती है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट आ चुकी है। जिस आदमी की हमें लाश मिली है उसका नाम मैट था और वो ड्रिलिंग कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। मुझे लगता है कि यही बॉयफ्रेंड था नेटली का। इसी बीच में जेन की नजर पड़ती है एमिली के फोटो पर। वो फोटो को ही देख रही होती है। इस चीज को देखने के बाद कोरी कहानी बताना शुरू करता है। कहता है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। एक दिन मैंने निश्चय किया कि मैं विल्मा को लेकर के शहर जाऊंगा डिनर के लिए। एमिली और नेटली दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। वो सब घर पे आ गए रात में अकेले रहने के। जैसे ही हम लोग शहर के लिए निकले, एमिली ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया पार्टी करने के। जब पार्टी की शुरुआत हुई तब उस पार्टी में कुछ अनजान लोग भी घुस आए। फिर हमें नेटली का कॉल आया। उसने बताया कि एमिली कहीं गायब हो गई है। फिर हम सब ने एमिली को ढूंढना शुरू किया। थोड़े समय के बाद एक शिकारी को एमिली की लाश, जिसे आधा यहाँ के जानवरों ने खा लिया था। इतना कहने के बाद कोरी बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है और कहता है कि ये जगह बिल्कुल भी लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ से हमेशा ही लड़कियां गायब होती रहती हैं और उनके साथ ऐसी ही चीजें होती हैं। इन सारी बातों को सुनने के बाद जेन कहती है कि अब ऐसा नहीं होगा। जिसने भी नेटली के साथ ये किया है, मैं उसे बिना सजा दिए यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। कल के लिए मेरे पास एक प्लानिंग है। कल हम लोग जा रहे हैं ड्रिलिंग साइट पे। मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों को कुछ ना कुछ तो जरूर पता है। मैट वहीं पर काम किया करता था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ जहाँ पर मैट की लाश मिली है। वहाँ पर कोई भी फुटप्रिंट नहीं है, यानी कि कोई जानबूझ के आया था उसकी लाश को वहाँ पर फेंकने के लिए। तुम्हें उन सबूतों को इकट्ठा करना है। कोरी मान जाता है। सुबह सुबह ये दोनों निकल पड़ते हैं अपने अपने रास्ते। जेन एक छोटी सी टीम को लेकर के पहुंचती है ड्रिलिंग साइट पे और उनसे पूछना शुरू कर देती है मैट के बारे में। ये लोग कहते हैं कि मैट तो यहाँ से 2 दिन पहले ही गायब हो गया है। उसका झगड़ा हुआ था अपनी गर्लफ्रेंड नेटली के साथ, उसके बाद वो यहाँ से चला गया। इन बातों को सुनने के बाद जेन कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर इन सारे गार्ड्स को मैट के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में। जेन इनसे कहती है कि तुम लोगों को उसके गर्लफ्रेंड का नाम कैसे पता। ये लोग कहते हैं हमने रेडियो पर सुना था। जेन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने सबको मना किया था इस बारे में बताने के लिए। इसी बीच ये लोग देखते हैं कि सबके चेहरे पर चोट लगी हुई है। ये लोग पूछते हैं कि तुम सबके चेहरे पर चोट कैसे लग सकती है। ये लोग कहते हैं कि हम बिना हेलमेट के काम करते हैं और इसमें चोट तो लगती ही है। देखते ही देखते यहाँ पर मामला खराब होने लगता है। तब सारे गार्ड्स इन पर बंदूक तान देते हैं और घेर लेते हैं इन्हें। जेन ने इन्हें अब तक नहीं बताया था कि वो FBI से है। वो सबको कहती है कि मैं FBI से, अगर मुझे कुछ भी हुआ तब यहाँ पर FBI की एक पूरी की पूरी फौज आएगी और तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। तो अपनी बंदूकों को नीचे करो और हमारे सवालों के जवाब दो। अगर तुम लोगों ने कुछ नहीं किया तो किसी को कुछ भी नहीं होगा। इन बातों को सुनने के बाद सब अपनी बंदूकों को नीचे कर लेते
देते हैं। जेन कहती है कि मुझे उस घर को देखना है जहाँ पर मैट रहता है। वो आगे बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ हम कोरी को देखते हैं जो उस जगह पे पहुंचा है जहाँ पर मैट की लाश मिली थी। वो पूरे जगह को बड़े ही ध्यान से देखता है। थोड़ी देर के बाद उसे एक स्नोमोबाइल के निशान नजर आते हैं जो यहाँ से सीधे निकल करके ड्रिलिंग साइट पर गई है। तब कोरी उसे फॉलो करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद उसे सब कुछ नजर आने लगता है। वो इनकी पूरी टीम को देख रहा है। वो कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है बेन से, ताकि वो सबको इत्तला कर सके कि ये लोग खतरनाक हो सकते हैं। इन्हीं के बीच कोई ना कोई तो दोषी है। वो बार बार बेन से कांटेक्ट करता है मगर उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। तभी हम जेन को देखते हैं जो मैट के ट्रेलर के पास पहुंच चुकी है। वो देखती है कि ट्रेलर अंदर से बंद है। वो बार बार दरवाजे पर नॉक करती है मगर दरवाजा नहीं खुलता। तब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक और हम नेटली को देखते हैं जो थोड़े समय पहले यहाँ पर मैट से मिलने आई थी। वो दोनों इस ट्रेलर के अंदर थे और इंटीमेट हो रहे थे। थोड़ी देर के बाद ये सारे गार्ड नशे की हालत में घुस गए ट्रेलर के अंदर और नेटली को छेड़ना शुरू कर दिया। ये चीज मैट से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने इन लोगों से लड़ना शुरू कर दिया मगर इन गार्ड्स की तादाद बहुत ही ज्यादा थी। इनके सामने अकेला मैट टिक नहीं पाया। इन सारे लोगों ने मिल करके मैट को बड़ी ही बेरहमी से पीटा। उसके बाद वो एक एक करके नेटली का बलात्कार करने लगे। घायल होने के बाद भी मैट इनसे लड़ता रहा। तब ये सारे मिलकर के मैट को और भी बेरहमी से पीटने लगे। नेटली ने पूरी कोशिश की कि वो मैट की जान बचाए मगर एक वक्त के बाद वो समझ गई कि ये लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। तब उसने भागना शुरू कर दिया। जब तक मैट इन सारे लोगों से लड़ रहा था नेटली के पास समय नहीं था कि वो जूते या कपड़े पहन पाए। वो इसी हालत में भागती रही इस पूरे बर्फीले जगह पर और एक वक्त के बाद उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ उन लोगों ने मैट को इतना मारा कि उसकी भी मौत हो गई। मौत के बाद उन लोगों ने उसके लाश को उठाया और ले जाकर के पहाड़ पे छोड़ दिया ताकि यहाँ के जंगली जानवर उसे खा जाए और सारे सबूत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब कहानी चली आती है वर्तमान समय में। जेन दरवाजे पर खड़ी है। वो बार बार दरवाजे को नॉक कर रही है और बता रही है कि वो एक FBI की एजेंट है। जो भी अंदर है वो इस दरवाजे को खोले। तभी बेन को कोरी का संदेश मिल जाता है कि इन्हें चौकन्ना रहने की जरूरत है। दोषी यहीं पर है। बेन जेन को कहता है कि दरवाजे से हटो मगर वो दरवाजे से हटती उससे पहले गोली चल जाती है। अब सारे पुलिस वाले भी गोलियां चलाने लगते हैं। बहुत देर तक यहाँ पर गोलीबारी होती है। बहुत सारे गार्ड्स मारे जाते हैं। उसके साथ साथ सारे पुलिस वाले भी। अब 3 गार्ड्स जिंदा बचे हैं और जेन अकेली जिंदा है मगर ये लोग जेन को गोली मारते उससे पहले कोरी एक एक करके सबको नीचे गिरा देता है मगर पीट नाम का गार्ड अभी भी जिंदा है जो भाग जाता है यहाँ से। तब कोरी उसके पीछे नहीं जाता बल्कि वो आता है जेन के पास ताकि उसकी जान बचा सके। वो जेन को लेकर के जाने लगता है। जेन कहती है कि इनमें से एक आदमी अभी भी जिंदा है, जाओ और जा करके उसे पकड़ो। कोरी चला आता है उस आदमी के पीछे। उसे पता है कि ये भाग करके कहाँ जा सकता है। थोड़े समय के बाद वो पीट को पकड़ता है और लेकर के जाता है इस पर्वत के शिखर पर और उसे कहता है कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कि मैं तुम्हें यहीं पर गोली मार और हमेशा के लिए तुम्हारा खेल खत्म हो जाए और दूसरा रास्ता ये है कि तुम अपने गुनाहों को कबूल कर, तब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। इन बातों को सुनने के बाद पीट पूरी सच्चाई बताता है कि वही मास्टरमाइंड है इन सारी चीजों का। उसने ही अपने साथियों को उकसाया था। ये सारे लोग उस ट्रेलर के अंदर गए और पीट ने ही सबसे पहले बलात्कार किया था नेटली का। उसके बाद उन लोगों ने मिलकर के मैट को मार दिया। अब पीट ने अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लिया है। कोरी कहता है कि मैंने जैसा कहा था मैं वैसा ही करूंगा, अब तुम आजाद हो। लेकिन जैसे ही पीट यहाँ से भागना शुरू करता है कोरी उसके जूते निकाल लेता है। पीट फिर भी भागता है। वो भागते भागते बहुत दूर जाता है। कोरी इन सारी चीजों को दूर से देख रहा है। कोरी कभी भी पीट को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था मगर वो उसे आसान मौत भी नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। जैसे नंगे पैर नेटली भागी थी वो पीट को भी ऐसे ही भगाना चाहता था। पीट नंगे पैर भागता जा रहा है। थोड़ी देर के बाद उसके साथ भी वही होता है जो नेटली के साथ हुआ। वो गिर जाता है जमीन पर और उसके मुंह से भी खून आने लगता है और पीट की मौत बहुत ही दर्दनाक होती है। उसके मौत के बाद कोरी पहुंचता है मार्टिन के पास और उसे पूरी बात बताता है। कहता है कि जैसा मैंने तुमसे वादा किया था वैसा ही किया। मैंने सारे के सारे गुनहगारों को मार गिराया। अब तुम खुल करके रो सकते हो। अब तुम्हें शोक मनाना चाहिए अपनी बच्ची का। इन सारी बातों को सुनने के बाद रोना शुरू कर देता है मार्टिन और कोरी वापस आता है हॉस्पिटल और मिलता है जेन से। जेन धीरे धीरे ठीक हो रही है मगर उसकी हालत खराब है। उसने जिन चीजों को यहाँ पर देखा है वो चीजें उसके दिमाग से इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलेंगी कि एक मासूम बच्ची के साथ क्या हुआ। वो उन चीजों को याद करके अभी भी रो रही है। कोरी उसके पास ही बैठा है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।